ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव जो आ रही है आंध्र प्रदेश से वो शायद और ज्यादा खतरनाक है, 15% और ज्यादा फैलती है, बच्चों को भी अटैक कर रही है। तो डॉक्टर राजू, ये तो और घबराने वाली बात है। नीलम मैम तो अभी सेकेंड वेव की बात। वायरस जी, ये 440 के जिसके बारे में हम देख रहे हैं मीडिया के द्वारा, और आंध्र प्रदेश में इसका जो है भरपूर मात्रा में मरीज पाए जा रहे हैं। ये इसीलिए बहुत सारी सरकारों ने इंटरस्टेट जो बॉर्डर्स है अपने वो सील कर दिए हैं। उसका बेसिक रीजन ही यही है, इससे हमें घबराना चाहिए। उसका रीजन ये है कि बहुत विरुलेंट है, और ये जैसा कि बता रहे हैं हम सभी लोग 15 से 20% इसकी इन्फेक्टिविटी या इन्फेक्शन और ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने की संभावना इसमें बनी हुई है, और देख भी रहे हैं। और जिस प्रकार की बात अभी हम लोग कर भी रहे हैं सेकंड से थर्ड वेव या जाने की, हम इस सेकंड वेव में भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं। एक तो नंबर ऑफ केसेस का बर्डन हम लोगों पे बहुत ज्यादा है, इसलिए माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के हर प्रकार के मरीज बहुत ज्यादा है। और अब की बार एक पिक्यूलियर चीज ये है कि ज्यादा मरीज वो हैं जिनके लंग्स अफेक्टेड हैं, जिनके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पे ये कोरोना का जो डबल म्यूटेंट वायरस जो कि इंडिया में 1617 जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, और उसी ने ये जो है सेकंड वेव का इतना सर्ज हम लोगों को दिखाया है। हालांकि इसमें एक यूके वेरिएंट का भी दूसरा पार्ट है, लेकिन ये मिक्सचर ऑफ, या इसको कह सकते हैं कॉम्बो ऑफ कोरोना वायरसेस हैं जो कि हमारे हिंदुस्तान में अभी प्रोलिफरेट कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं 1617 जो कि डबल म्यूटेंट वायरस है वो मेन कॉज ऑफ कंसर्न है हम सभी लोगों के लिए। बिल्कुल सर, और जिस तरह से आज एक रिपोर्ट और सामने आई कि हो सकता है मिड ऑफ मई में 8 लाख केसेस आए, वो और डराने वाली है। इस बीच एक अगली कॉलर हमारे साथ सोहा जुड़ी हैं पुणे से। सोहा जी, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ सर, ये मेरे हस्बैंड को 5 साल हुए किडनी ट्रांसप्लांट करे, थोड़ी सी हार्ट की प्रॉब्लम है जी। पर 70 साल उनकी उम्र है, वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? नीलम जी, हालांकि इस सवाल का जवाब पहले दिया गया। सवाल किया है कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो इंसान को उनकी इम्यूनिटी कम करने के लिए दवाई दी जाती है, तो आपके मन में इसीलिए ये शंका उड़ी कि ट्रांसप्लांट हुआ है तो। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि बहुत सारे मरीजों में हमने ट्रांसप्लांट के बाद भी ये वायरस ऑल ओवर द वर्ल्ड लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट दोनों मरीजों को दिया है, और उनमें सक्सेस पाई है। उसकी सक्सेस रेट थोड़ी सी कम नॉर्मल इंसान से हो सकती है, लेकिन है। तो आप कृपया करके अपने पति को लगाएं, क्योंकि उनकी अगर इन्फेक्शन हुआ तो उनका रिस्क लाइफ का और सीरियस हो जाएगा। वो हाई रिस्क कैटेगरी में है, तो उनको आपसे भी पहले उनको लगाना बहुत जरूरी बन जाए जी। आसान शब्दों में, जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं वो सबसे पहले आगे आएं, क्योंकि उनके जीवन पर खतरा जो है वो ज्यादा बरकरार रहता है। ये तमाम डॉक्टर्स एडवाइस करते रहते हैं। इस बीच संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। संजीव जी, सवाल पूछिए अपना। मुझको 2 महीने पहले कुत्ते ने काट लिया था जी। रेबीज के इंजेक्शन लिए थे जिनको आखिरी डोज लिए हुए 1 महीना हो गया जी। तो मैं क्या वैक्सीन लगवा सकता हूं? डॉक्टर राजू जी हाँ, आपको रेबीज का लास्ट वैक्सीनेशन कब लगा था, उससे भी आप अगर 2 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद जाके अपना सेकंड वैक्सीनेशन कंप्लीट कर सकते हैं जी। अगले कॉलर संजय हमारे साथ हैं जयपुर से। संजय जी, सवाल पूछिए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे एलर्जी हो रही थी, बीच बीच में हो जाती है, क्या मैं डॉक्टर नीलम सकता हूँ? एलर्जी वालों, आपको किस तरीके की एलर्जी होती है? सांस से संबंधित एलर्जी होती है या स्किन में थोड़ी बहुत होती है, या सांस रुक जाती है आपकी? जो थोड़े आधे घंटे 2 घंटे रहते हैं, फिर उसके बाद बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। क्या होती है, क्या किस चीज? और मेरे भाई के मेरे क्या वो अटैक आ गया था, तो छल्ले डले हुए हैं, क्या वो भी लगवा सकते हैं वैक्सीन? सर, मैम ने सवाल पूछा आपको स्किन एलर्जी है या सांस की एलर्जी है? जी, स्किन में एलर्जी आपको हो रही है या सांस में? हाँ, पूरे शरीर में होती है, मेरे पूरे शरीर में स्किन एलर्जी में। हाँ, तो मैं पूरे में पीठ पे तो देखिए, आपको ये है कि आपको अगर सांस की कभी नहीं हुई है एनाफिलैक्टिक, तो जब आप अपनी वैक्सीन लगाने जाएंगे तो कृपया करके सेंटर में जाएं, जहां पर आपको थोड़ा वेट करने की, नॉर्मली भी हम आधा घंटा कहते हैं, तो आप आधा घंटा 1 घंटे से पहले वहां से नहीं निकलना। कभी कभी हम आपको एलर्जी की गोली दे देंगे और यही करेंगे, आपको सुविधा। अगर सांस की है
तो तब हम कहेंगे कि सिर्फ अस्पताल में आप अपनी वैक्सीन लगाएं और छोटे सेंटर में मत लगाएं। जी, ये अहम बात है क्योंकि एलर्जी वालों को अलग से कहा जा रहा है। प्रेग्नेंट औरतें, 18 साल से नीचे लोग और कुछ लोग जिनमें एलर्जी के सिम्टम्स हैं, इन्हें थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। वैक्सीन से कुछ लोग बच रहे हैं इनमें से। सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से। सुनील जी, सवाल पूछिए। हेलो जी सर। हाँ, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। मेरा सवाल ये है कि ऐसे बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर हैं जी, लेकिन वो वैक्सीन सेंटर तक नहीं जा सकते हैं और जिनकी आर्थिक हालत भी ऐसी नहीं है कि जो एम्बुलेंस करके वहां तक पहुंचे, उनके लिए कोई व्यवस्था के बारे में सोच रही है क्या सरकार, या कोई व्यवस्था है उनके लिए? जी, आप दोनों डॉक्टर्स शायद जवाब देना चाहें इसका। नीलम मैम शायद कुछ कहना चाह रही हैं आप। मैं यही कहूंगी कि इतना बढ़िया सवाल है और ये आज सोच रहे थे कि काश ऐसे हो सके कि वैक्सीन जैसे पोलियो वैक्सीन की ड्राइव हुई थी बच्चों में, अगर सबको ज्ञात है, घर घर जाके पोलियो वैक्सीन लगाया गया था और तब जो अभी हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन है वो इस वैक्सीन के उसमें काफी इन्वॉल्व थे। तो ये एक सपना है कि इस तरीके से हम घर घर जाके कर पाए। सरकार अभी इतनी टॉप प्रायोरिटी से व्यस्त है कि वो सब कर रहे हैं, बट जरूर उम्मीद करती हूँ कि ये भी जो हम सोच रहे हैं कि घर घर जाके जैसे पोलियो का किया उस तरीके से हो, ये उम्मीद करेंगे। जी, ये बड़ी बात आपने कही। हालांकि स्थानीय प्रशासन से आप मदद ले सकते हैं इस विषय में। आपका स्थानीय प्रशासन मदद करे, नहीं तो आप TV9 भारतवर्ष के लोकल संवाददाता से मदद कर सकते हैं। डॉक्टर राजू व्यास, अब क्योंकि हम समापन की तरफ हैं, यही सवाल फिर मेरा है कि तीसरी वेव को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, आंध्र प्रदेश वाली। बच्चों को कैसे सुरक्षित किया जाए, क्योंकि अब कहा जा रहा है बच्चे भी संक्रमित होते हैं, और अगर वो होते हैं तो क्या प्रिकॉशंस लें हम? सबसे ये एक आज की तारीख में बहुत ही ज्वलंत प्रॉब्लम है या समस्या कह सकते हैं। इससे डरने की जरूरत नहीं है। बड़े सिंपल कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हम जब तक कि बच्चों के वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में लॉन्च नहीं होंगे या हिंदुस्तान की सरकार उनको हमारे यहाँ बच्चों में लगाने के लिए परमिशन नहीं देगी, तब तक हमें बच्चों को बचा के रखना है। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है, और उसके लिए जरूरी ये है कि जो यंग पेरेंट्स हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें तुरंत ये जो 18 साल से बड़े लोगों के लिए जो मुहिम अभी सरकार ने छेड़ी है, इसमें अपने आप को रजिस्टर कराएं और उसमें जाके वैक्सीनेशन। लेकिन जब तक वो वैक्सीनेशन का टाइम और स्लॉट उन्हें नहीं मिलता है, तब तक अपने घर में जो भी बच्चे 2 साल या उससे बड़े हैं उनको वैक्सीन उनको जो है अपना वही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह लगाने का सोचें। यानी 2 गज दूरी जरूरी, मास्क, डबल मास्क पहला टास्क, की तमाम चीजें ध्यान रखें। डॉक्टर नीलम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? शायद समापन का वक्त है, जल्दी से मैम। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उनकी इम्यूनिटी की तरफ ध्यान दें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो मास्क है वो सेकंड इज जो हाई रिस्क ग्रुप है बच्चे, उनको पेरेंट्स आइडेंटिफाई करें। 1 साल से छोटा बच्चा जो मोटा हो, जिसको लिवर किडनी की प्रॉब्लम, स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेशन पे, उनको आइडेंटिफाई करें। इनमें ठीक है ब्लड टेस्ट मैम, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, मेरी मजबूरियां, आपको रोकना पड़ेगा। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं मैं। आपका और सुनील जी का और दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।